हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चैप्टर रनिंग है अपना। आज उसका अपन पार्ट 10 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन चल रहे हैं अपने, है ना। अभी तक तो अपन ने कितने क्वेश्चन देख लिए थे? 18 तक है, नहीं 17 मैंने बता दिया था। अभी आज अपन 19 देखेंगे, ठीक है। देखो, जो क्वेश्चन हो रहे हैं और जो कर रहा हूँ मैं, जो तुम कर रहे हो, है ना, तो उसको प्रॉपर घर पे भी रिवाइज करने का, है ना। ऐसे ही नहीं यहीं देख लिया एक बार और हाँ आता है, ऐसा नहीं करने का, है ना। पूरा उसको जब तक खुद सेल्फ एवल्यूशन नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा क्वेश्चन क्या हो रहा है। समझ में मेरी बात? तो इसलिए एक बार यहाँ पे हो भी जाता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेने का है ना। या फिर से रिवाइज वीडियो भी चलने लग गया है अब तो, है ना। फिर से उसको वीडियो को अटेंड करो जब तक नहीं समझ में आता तब तक, ठीक है। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। देखो देखो बहुत ही इजी सवाल है ना, कुछ भी नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। एक बार, है ना, पता ही है क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है इसको एक बार रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज कैसे करना पड़ेगा कि अपने को, देखो रीअरेंज मैं बताता हूँ क्या होगा। दिस इज अ साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब प्लस टेन थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। देखो हुआ कुछ नहीं रीअरेंज करने से। क्या किया, खाली कॉस को अपन ने सेकंड नंबर पे लिख दिया। क्यों लिखा? देखो अगर यहाँ से भी सॉल्व कर दे तो भी कोई इशू नहीं है, देन यहाँ से भी सॉल्व करो तो भी कोई इशू नहीं है। अपन ने इसलिए लिखा क्योंकि अपन को इसमें से कॉमन, देखो कॉमन साइन से साइन भी निकल रहा है लेकिन अपने को वो नहीं निकालना है। समझ में आ रही बात? अपन को इस साइन स्क्वायर कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर क्यूब से किसको कॉमन निकालना है? क्या कॉमन निकल रहा है इसमें से? कॉस थीटा कॉमन निकाल दिया। देन यहाँ क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब में से एस को एक कॉस बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस टेन थीटा एंड साइन थीटा, ठीक है ना। सही चल रहा है, बराबर। देखो अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो जाती है तो देख लेने का, है ना। अगर अभी देखो लाइव क्लास नहीं है तो मेरे को भी हो जाता है ना मिस्टेक। जैसे कि अगर डायरेक्टली स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास चल रही होती है तो एक साइन भी अगर गलत दिख जाए तो तुरंत स्टूडेंट इशारा कर लेते हैं ना कि सर यहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो इसमें क्या है, मेरा ध्यान इधर कॉन्सेंट्रेट रहता है तो थोड़ा चूक हो जाती है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना उसका भी, ठीक है। देन क्या होगा, देखो कॉस थीटा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो अपन इसकी जगह क्या हो जाएगा, वो लिख सकते हैं प्लस टेन थीटा साइन थीटा, ठीक है। देन कॉस थीटा प्लस टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन का साइन से मल्टीप्लाई कॉस थीटा प्लस साइन का साइन से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
कोस थीटा, ठीक है। ठीक है, अभी एलसीएम लेंगे, देन क्या होगा, एलसीएम लेंगे है ना, इसके नीचे 1, एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा, कोस को 1 से मल्टीप्लाई किया, कोस का 1 में मल्टीप्लाई किया, कोस का कोस से मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि उसको कोस से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 1 का से किया, तो अब देखो फिर से फॉर्मूला सेट हो रहा है ना। देख, इसको अगर नहीं समझ में आता तो रीअरेंज कर लेना है ना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन कोस, तो 1 अपॉन कोस क्या होता है, ठीक है। यही प्रूव करना था, देखो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं किया है, हर जगह फॉर्मूले फिट हो रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या किया, फिर से स्टार्टिंग में साइन स्क्वायर कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब अपन ने क्वेश्चन था, फिर इसको रीअरेंज किया, रीअरेंज करने पर क्या हुआ, साइन स्क्वायर कोस थीटा प्लस कोस क्यूब प्लस टेन थीटा साइन थीटा, ठीक है। इसमें से अपन ने कोस थीटा कॉमन निकाल दिया, बचा क्या, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस टेन थीटा साइन थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या होता है, 1, फिर 1 का 1 कोस साइन इंटू टेन का अपन ने फॉर्मूला लगाया है ना, साइन अपॉन कॉस इंटू साइन थीटा, साइन का साइन से मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर कॉस का अपॉन 1, देन एलसीएम लिया, एलसीएम फिर तुमको आ गया, ठीक है। देखो हर छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल है ना, तो ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। वैसे सुना है मैंने कि बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो उनके लिए तो बिल्कुल ईजी है ना, सीधा यहाँ से आंसर निकाल सकते हो, समझ में आ रही बात। तो वो पता चल जाएगा है ना, जब भी एग्ज़ाम होगा तो वो कितना आप में टैलेंट है वो तो टेंशन नहीं लेनी है, वो देख लेंगे, ठीक है। तो है ना, मतलब छोटी छोटी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। अपन ने इतना क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला था, फॉर्मूले पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है ना। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक नहीं कर सकोगे क्वेश्चन क्लियरली, है ना। रटने ही है फॉर्मूले, तो जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, समझ में आएगी बात। देखो इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा तुमको, उसके आगे देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 देखना है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 20 सेम एज इट इज है, सेम टू सेम है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में इक्वल टू में क्या था, टेन थीटा प्लस कोट थीटा, यही था, देख लो यही था, है ना। क्वेश्चन यही था लेकिन आंसर अलग था। अभी भी क्वेश्चन यही है लेकिन आंसर क्या है, अलग है। तो देखो अपन ने क्वेश्चन पूरा सोल्व किया था, है ना, तो उसमें लास्ट से फोर्थ शायद तक, है ना, अपने पास एक स्टेप आई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, राइट। तो क्या करना अपन ने वहाँ उस क्वेश्चन में क्या किया था कि मैंने पहले ही बोला था कि इस क्वेश्चन की इस जगह अपने को 1 नहीं रखना है, 1, राइट। लेकिन अब इसमें क्या करना है, इस जगह अपने को क्या करना है, 1 रखना है। कैसे रखना है, देखो इस फॉर्मूले की जगह 1 हो गया क्योंकि फॉर्मूला है, पता है ना तुमको, ठीक है, प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन
साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इस साइन थीटा कोस थीटा को दोनों के नीचे लिखना राइट। 1 साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, ये सब कैंसल। देखो 1 प्लस सेक है ना, क्या क्या था यहाँ पे, हाँ राइट सही है। ठीक है, इसकी जगह बचा क्या, देखो 1 साइन कितना होता है, कोसेक थीटा एंड 1 कोस सेक थीटा। देखो एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार इधर फिर से देख लो, है ना। अपने पास क्या था, 1 साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, ये पूरा कैंसल। अब इन दोनों को भी अलग फैक्टर कर दिया, कैसे, 1 साइन थीटा डॉट 1 कोस थीटा प्लस 1, है ना। 1 साइन क्या होता है, और 1 सेक 1 कोस सेक थीटा प्लस 1, है ना। फिर इसको रीअरेंज करना है, 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा, राइट। देखो ऐसे बिल्कुल इजी है। देखो वहाँ तक वो सवाल सेम बिल्कुल एज इट इज है, कुछ भी नहीं करना है, ये स्टेप आएगी ही आएगी, है ना। यहाँ आने के बाद अपने को थोड़ा सा चेंज करना है ना, 1 रखना है इसकी जगह। अगर 1 नहीं रखोगे तो आंसर ये आएगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस 4 थीटा, है ना, ये आंसर आएगा। और अगर अपन ने इसकी जगह 1 रख दिया तो आंसर चेंज हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। समझ में आई बात। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, राइट, कुछ भी नहीं करना है ना। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन भी है, लेकिन है ना कई बार क्या होगा, पूछ लेगा अलग, है ना, पूछ लेगा ये प्रूफ में, है ना, लेकिन तुम ये रख दोगे तो फिर आगे आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। देखो बहुत इजी है ये भी। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा बहुत करना है ना। कुछ पहले तो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, नेक्स्ट इज कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, है ना। देखो फिर इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलना है, राइट। व्हाट इज द ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इस ओपन करना है, क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, है ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको पूरा री ओपन कर देना है, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोसेक थीटा
प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर कितना होता है पता ही है अपने को 1। नेक्स्ट 2 साइन थीटा इंटू कोसेक को अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोसेक को अपन कोसेक स्क्वायर का क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर है ना इस कोसेक का, राइट। नेक्स्ट 2 कोस थीटा इंटू सेक क्या क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा प्लस सेक स्क्वायर का अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जो कट रहा है वो कटना है 1 साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, राइट। देन अब बचा क्या देखो 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 3 6 एंड 7 इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज। ठीक है, देखो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। क्या किया है साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर कोस ए प्लस ए का होल स्क्वायर जिसको अपन ने ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस कोस ए का स्क्वायर प्लस 2 कोस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या हो गया 1 2 साइन कोसेक है ना, तो 2 साइन कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, तो साइन लिखा तो साइन से साइन कैंसल प्लस ये 1। ठीक है, फिर ये 1 इस फॉर्मूले का है ना, इस फॉर्मूले का, राइट। 1 प्लस कोट स्क्वायर प्लस 2 कोस प्लस सेक है तो 1 अपॉन कोस, कोस से कोस कट, इसे एक स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, तो 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1 प्लस ये टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, राइट। तो सबको ऐड कर दिया, कितना आया 7 प्लस टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर। ठीक है, देखो 21 सवाल हो गए हैं ना, ओवरऑल कितने हैं 29 है ना। तो यहाँ से लेके 21 से 24 है ना, 24 बहुत है, 3 सवाल 3 क्वेश्चन तुम करने हैं ना। कौन सा लिख लेना है ना, अच्छे राइटिंग में लिख लेना। 23 20 22 23 24 है ना करना है, नहीं होंगे तो फिर बताऊंगा, लेकिन एक बार आपको करने हैं ना। मैं सीधी नेक्स्ट क्लास में 25 से करवाऊंगा, समझ आएगी बात। अपन नेक्स्ट क्लास जो भी होगी वो 25 से स्टार्ट करें। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। लास्ट जो 4 वीडियोस थे उसमें हम एक्टिव पैसिव को पढ़ रहे थे। एक्टिव पैसिव को बाय अकॉर्डिंग टू रूल टेंस के अकॉर्डिंग कैसे हम एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करते हैं, ये सब हम देख रहे थे। अब हमने टेंस के अकॉर्डिंग 7 to 8 रूल्स देखे थे, जिसमें हमने कैसे एक्टिव पैसिव को चेंज करना। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो बीइंग लगाना, पास्ट कंटिन्यूस का वाज वर वाला सेंटेंस है तब भी बीइंग लगाना, मॉडल है तो बी लगाना, इस तरह से परफेक्ट है तो बीन लगाना। इस तरह से हमने जो चेंजेस होते थे वो सारे ही किए हैं। आज हम जो एक नया पढ़ रहे हैं वो है डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट हम अब तक जो पढ़ रहे थे वो थे सिंगल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, और अब जो हम पढ़ेंगे वो है डबल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्क्राइब करूँगी आप लोगों को समझ में आता जाएगा।
ये हमारा आज का टॉपिक है डबल ऑब्जेक्ट। अब डबल ऑब्जेक्ट कैसे है, मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रही हूँ। क्या लिखा है मैंने, सोहन गेव मी अ पेन। ये जो सोहन था ये एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। गेव जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी है वो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, और अ पेन है वो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है। अब ये डबल ऑब्जेक्ट के सेंटेंसेस हो गए। अब मैंने तो जो रूल्स थे उसमें ये बताया था कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाएंगे। अब एक प्रॉब्लम आ गई कि हमारे पास दो सब्जेक्ट है, तो हम किस ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे। तो ये भी हम सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मी को बनाने की कोशिश करते हैं कि मी को आगे लाते हैं। मी का जब सब्जेक्टिव फॉर्म होगा तो वो किस में आएगा, आई। क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर। आई वॉज गिवन, ठीक है, यहां तक हो गया। अब हमारे पास सेंटेंस में 2 चीजें बची है, सोहन और अ पेन। तो जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम ले लेते हैं, ठीक है। तो आई वॉज गिवन अ पेन, रेस्ट हम क्या लगाते थे, बाय सोहन। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। आई वॉज गिवन अ पेन बाय सोहन। अब एक और तरीका है, इसको हम कर देते हैं, और एक और तरीका है इसको देखने का जिसमें हम हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट आगे लाएंगे। तो हमारा सेंटेंस कैसे चेंज होगा। अब जैसे ये आ गया अ पेन, ठीक है, अ पेन ले लिया, वॉज का वॉज लगा दिया हमने, वॉज, ओके। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिख दी हमने। अब हमारे पास है मी। तो मी को जब हम सब्जेक्टिव फॉर्म में लेते हैं तो हम आई में चेंज करते हैं, राइट। लेकिन अब क्योंकि हम इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज ही नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही रहने दे रहे हैं, तो गिवन टू मी, ठीक है, बाय सोहन। क्लियर। अब दोनों, ये आप लोगों का लुकआउट है कि आपको कौन सा तरीका आसान लगता है। तरीका ये भी सही है और तरीका ये भी सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी कि आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो आसान तरीका है बनाने का वो कौन सा है, वो है फर्स्ट वन। हमारा जो प्रॉपर ऑब्जेक्ट है उसी को हम आगे लाते हैं और सेकंड ऑब्जेक्ट को वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद लाते हैं, वही ज़्यादा बेटर रहता है। इसमें आप उलझेंगे नहीं, इसमें आप उलझ जाएंगे कि भाई ये टू कहाँ से आया, टू क्यों आया। तो ये इस वजह से कब लगाना है कब नहीं लगाना, उससे बेटर है कि हम जो सीधा तरीका है उस सीधे तरीके से ही चलते हैं। चलिए हम एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। मिस्टर सक्सेना टीच मी हिंदी। ठीक है, अब इसको भी हम 2 तरीकों से बना के देख लेते हैं, लेकिन पहला आप कौन सा तरीका यूज करेंगे, जो मैंने फर्स्ट बनाया था उसी तरीके से हम उसको यूज करेंगे। हम मी को ही आगे लाएंगे। मी को जब हम चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा आई में सब्जेक्टिव फॉर्म। अब क्योंकि यहाँ पर एस है, दैट मीन्स ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट का ही लगेगा। ठीक है, आई एम, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट। आई एम टॉट हिंदी बाय मिस्टर सक्सेना। राइट,
ये हो गया। एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको 5 एग्जाम्पल बता रही हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट फुल्ली क्लियर हो जाए कि अगर डबल ऑब्जेक्ट के सेंटेंसेस आते हैं तो हमें किस तरह से उनको पैसिव में कन्वर्ट करना है। We made him कैप्टन। अब हमारा एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, तो हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट को ही आगे लाते हैं। He was made captain by us। क्लियर? चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैं आपको लिखवा रही हूँ ये सारे आपको अपने रजिस्टर में नोट डाउन करने हैं, क्योंकि इन्हीं एग्जाम्पल्स को पढ़ के इन्हीं के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट डे बाय डे क्लियर होगा। इसके जैसे ही और सेंटेंस जब आप चेंज करेंगे तो एक्टिव पैसिव के जितने भी सेंटेंस है वो आपको और भी क्लियर होते जाएंगे। The boys called him hero। ओके, इसको भी हम बना देते हैं। He was called hero by the boys। एक लास्ट हम और देख लेते हैं एग्जाम्पल, ताकि ये हमारा और भी क्लियर हो जाए। 5th एग्जाम्पल हमारा है She cooked food for me। अब इसमें भी दो, एक तो फूड और फॉर मी, हम जैसे अभी तक रेस्ट ऑफ सेंटेंस में करते आए हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को ही हमारा सब्जेक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया ये हमारा फूड। फूड वॉज कुक्ड फॉर मी बाय हर। क्लियर? ये हमने फिर से मैं एक बार इन सबको बता देती हूँ। डबल ऑब्जेक्ट था, डबल ऑब्जेक्ट में हमने देखा कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सेकंड ऑब्जेक्ट। हमने जब स्टार्ट किया तो हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू ही बनाना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जब हम यूज करेंगे उसके बाद जैसा हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है वो आएगा, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद बाय लिख के, और हम देखिए जितने भी सेंटेंसेस हैं सब में हमने एज इट इज ही किया है। पहले हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, सेकेंड ऑब्जेक्ट आया और बाय सब्जेक्ट आ गया जो पैसिव एक्टिव का था। क्लियर? तो आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा? डबल ऑब्जेक्ट। तो ये जितने भी सबसे पहले हमने पढ़े थे टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस। अब हम पढ़ रहे हैं डबल ऑब्जेक्ट विथ हेल्प ऑफ टेंसेस। टेंसेस तो साथ में लेके ही चलना है, वो तो एक ऐसा प्रोसेस है कि वो तो हमारे साथ चलता रहेगा, लेकिन उसके बाद भी धीरे धीरे और भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से कैसे हम पैसिव चेंज कर सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, सभी बच्चों को सुप्रभात। अपना जो लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 8, कार्बन और इसके कंपाउंड, कार्बन और उसके प्रमुख यौगिक, उसके बारे में अपन ने सारे सिस्टम वगैरह और सारे फॉर्मूले एक बार पढ़ लिए थे। तो उसके आगे की जो अपनी क्लास है आज, उसके अंदर अपन देखेंगे पॉलीमर के बारे में, बहुलक के बारे में आज पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको 2-3 फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, क्योंकि वो एज इट इज़ एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल हो गया, फॉर्मिक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया ना, मार्स गैस के रूप में पूछ लिया, कार्बिनॉल के पूछ लिया, ऐसे कुछ 5-7 फॉर्मूले हैं। पहले उन फॉर्मूलों को अपन फिनिश कर लें, उसके बाद अपन बहुलक का टॉपिक आज पढ़ेंगे। वो टॉपिक उसके बाद लेते हैं। तो वो कुछ
चीज़ ऐसी थी जो अपनी बाकी रह रही थी ना, तो वो अपन छोड़ते नहीं है, उसको भी ले लेते हैं। तो उसके बाद लगभग अपना IUPAC सिस्टम, ट्रैवल और डिराइव्ड सिस्टम, ये सारे सिस्टम फिनिश हो जाएंगे। तो कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले सीधे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे COOH, ये फॉर्मिक अम्ल है ना, तो सीधे नोटबुक में उतार के इनको याद करना है ना, क्या करना है, एज इट इज इनको रट लेना है फॉर्मूला, इनको समझने की ज़रूरत नहीं है, इनको रट लो। तो सीधा ही कई बार एग्जाम में फॉर्मूला ही पूछा जाता है कि लैक्टिक अम्ल का सूत्र लिखिए, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र लिखिए, है तो राइट द फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, इस तरह पूछ लिया जाता है। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो गया, HCOH CH3COOH, ये लैक्टिक एसिड हो गया आपके लैक्टिक अम्ल। और इनका सोर्स भी पूछा जाता है कि किस सोर्स से प्राप्त करता है। तो लैक्टिक अम्ल कहाँ होता है, दूध के अंदर है ना, दूध फट जाता है, दही में रूप में कन्वर्ट होता है, तो उस दूध के अंदर जब लैक्टिक अम्ल मिक्स हो जाता है तो वो दही में कन्वर्ट होता है, उससे पहले नहीं होता। तो दूध का ही अम्ल है लैक्टिक अम्ल। तो इसका फॉर्मूला ये रहा, ये फॉर्मिक अम्ल है। चींटी के डंक में या आपको मधुमक्खी काट ले तो उनका जो डंक होता है, स्टिंग होता है, उनके अंदर ये फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो ये फॉर्मिक अम्ल है। अब इसका जैसे देखो, मान लो कभी आपको काट भी ले, मान लो मधुमक्खी ने काट लिया आपको, तो इसके इलाज के रूप में अपन क्या करते हैं, कोई भी चीज़ जैसे लोहा वगैरह करते हैं, ये गलत चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके लिए क्या करें आप, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करें ना, बेकिंग सोडा इज़ यूज़फुल फॉर एंटी स्टिंग। फिर फॉर्मिक अम्ल हो गया, फिर मान लो कार्बिनॉल है, CH3COOH, एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक अम्ल है ना, सिरका जिसको बोलते हैं सिरका, है ना, मुरब्बा, अचार, सिरका नाम सुना होगा, ये सिरका हो गया। फिर कार्बिनॉल CH2OH, इसको कार्बिनॉल बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, कास्ट स्प्रिट, क्या बोलते हैं, कास्ट स्प्रिट, मतलब लकड़ी को जब पंजे का आसवन पे गर्म करते हैं या पंजे का आसवन पे जब जलाते हैं तो कार्बिनॉल बनती है। कार्बिनॉल क्या है, गैस है, ये भी गैस है, ये अम्ल है। तो ये सारे कुछ फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, इन फॉर्मूलों को आप एज इट इज़ याद कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियरी हो जाएगी एग्जाम के लिए, कि आपको कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्मूले थे, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब कुछ और थोड़ा सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। एक दो फॉर्मूले IUPAC सिस्टम के बाकी रह गए थे अपने, जिसके अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वगैरह की काउंटिंग के रूप में, जैसे मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। इस तरह से अगर फॉर्मूला दे दिया हो मान लो, तब हम क्या करेंगे। तो अब ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने क्या कहा था, लॉन्ग चेन काउंट करनी है, लेकिन डबल बॉन्ड देखो इस चेन में नहीं, डबल बॉन्ड नीचे की तरफ है, तो जिधर बॉन्ड होगा उधर से ही चेन काउंट होगी, सबसे बड़ी चीज़ तो है ना। तो बॉन्ड इस तरफ है, अब इधर से चेन बन गई, अब बॉन्ड इधर नज़दीक है, इधर नंबर से भी इधर डाल दिए, तो 1 2 3 4 और 2 पे कौन आ गया, ये कौन सा ग्रुप है, CH2 CH3 एथिल ग्रुप। तो 2 पे एथिल ग्रुप लिखा, क्या हो गया, 2 एथिल, 1 के बाद इन है तो मैथ है तो प्रोब्यूट, तो 1 ब्यूटीन। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बॉन्ड अगर नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, कहाँ है, उस चीज़ को भी आपको थोड़ा डीपली देखना है ना, लाइटली नहीं लेना है। कि सर ने कहा था चेन ऐसे लंबी लेनी है तो इसके साथ ये लगा हुआ है, तो सर ने चेन को लंबी लेने के लिए क्या कहा था, बॉन्ड का ध्यान रखते हुए लेने को कहा था, है ना। तो वो चीज़ अपने को नोटिस रखनी है, दिमाग में रखना है ना। अब अपन बात करेंगे पॉलीमर की या बहुलक की। आज का जो टॉपिक है अपना, उसके बारे में आ जाते हैं अपन। आज का टॉपिक क्या रहेगा अपना, बहुलक, पॉलीमर। पॉली मीन्स नंबर्स ऑफ, मर मीन्स मोनोमर, डाइमर, मोनोमर्स, या मन मीन्स एटम। क्या हो गया, पॉली मीन्स होता है एक से ज़्यादा, नंबर्स ऑफ एक से ज़्यादा, किसका मतलब, पॉली का मतलब। और मर मतलब होता है एटम, अणु, परमाणु। तो आप ये डेफिनेशन निकाल दें, इसकी क्या परिभाषा बनती है देख लो। जब एक से ज़्यादा अणु मिल जाते हैं और बहुत सारे अणु आपस में जुड़ के एक बड़ी श्रृंखला या मोटा अणु बना देते हैं, भारी अणुभार या उच्च अणुभार वाला यौगिक बना लेते हैं,
उच्च अणुभार वाली श्रृंखला बना देते हैं या उच्च अणुभार वाला यौगिक बना लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर या बहुलक। बहु में भी दिख रहा है ना, बहु मतलब बहुत, बहु मतलब कोई घर की बहू नहीं है ना, बहु मतलब बहुत, और लक मतलब एटम, अणु, है ना, छोटे छोटे एकलक। तो क्या हो गया परिभाषा? बहुलक की परिभाषा या पॉलीमर की परिभाषा क्या हो गई? छोटे छोटे कई सारे अणु आपस में मिलकर एक उच्च भार वाला अणु निर्मित कर देते हैं, उसे हम बहुलक कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं ना, है ना। कई सारे पॉलीमर, कई सारे बहुलक अभी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है, जैसे चौक है देखना हो, इसमें भी छोटे 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 पार्टिकल्स मिलके इस बड़ी चौक का निर्माण किया ना। तो हम अपने आसपास में जितनी भी चीज़ें देखते हैं, चाहे वो पत्थर हुआ, ईंट हुई, मकान हुआ, अपन मकान बनाते क्या करते हैं? छोटी छोटी ईंटें जोड़ जोड़ के, छोटे छोटे पत्थर लगा लगा के एक दीवार बनाते हैं, दीवारों से बहुत सारी दीवार जुड़ जाती है, एक कमरा बन जाता है, 2-4 कमरे आपस में जोड़ लेते हैं तो एक मकान बन जाता है। तो छोटी छोटी अणु या छोटी छोटी श्रृंखला मिलके ही एक बड़ी श्रृंखला या उच्च अणुभार वाला एक अणु या यौगिक का निर्माण करते हैं, उसी को हम पॉलीमर कहते हैं। और वो छोटे छोटे जो अणु होते हैं, स्मॉल एटम्स जो होते हैं, उस एटम्स को क्या बोलते हैं? मोनोमर। हिंदी में बोलते हैं एकलक। क्या बोलते हैं? एकलक। मतलब बहुत सारे एकलक मिलके बहुलक बनाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर मिलके पॉलीमर बनाते हैं। समझ गए डेफिनेशन? तो पॉलीमर या बहुलक क्या हो गया? छोटे छोटे कई सारे अणु आपस में मिलके एक उच्च अणुभार वाला यौगिक या उच्च अणुभार वाले अणु का निर्माण करते हैं, उसे हम बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। और जो छोटे छोटे अणु होते हैं, जो छोटे छोटे जुड़ती हैं चीज़ें, उन्हें हम एकलक या मोनोमर कहते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गई डेफिनेशन वाली बात, है ना। अब बात करते हैं अपन कि पॉलीमर या बहुलक कितने प्रकार के होते हैं, है ना। ये पॉलीमर कितने प्रकार के हैं ना। तो पॉलीमर की बात कर रहे हैं अपन, तो इसके प्रकार देख लेते हैं अपन। पॉलीमर मुख्यतः क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, पॉलीमर या बहुलक। बहुलक मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक को बोलते हैं अपन प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक, ठीक है। और दूसरे को बोलते हैं अपन कृत्रिम बहुलक। ठीक है। प्राकृतिक बहुलक मतलब क्या हो गया? नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर। या कृत्रिम बहुलक को बोलेंगे आर्टिफिशियल और मैन मेड बहुलक, मैन मेड पॉलीमर। मतलब या तो आर्टिफिशियल कह लें या मैन मेड कह लें ना, जो इंसानों ने बनाया है, जो मशीनों से बनाया है, जो कृत्रिम विधियों से बनाया है, जो लेबोरेटरी के अंदर बनाया है, उसे अपन कृत्रिम बहुलक कहते हैं। कृत्रिम कहीं भी वर्ड आ जाए, आर्टिफिशियल कहीं भी वर्ड आ जाए, या मैन मेड कहीं भी वर्ड आ जाए, इसका मतलब होता है हमारे द्वारा बनाया गया। हमारे मतलब मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, हमारे मतलब होता है जो प्रोडक्शन हाउस होता है, जो इंडस्ट्री इसका निर्माण करती है, उसने इसको बनाया है ना। उसके सोर्स प्राकृतिक जरूर होंगे, क्योंकि प्रकृति से उन्होंने चीज़ लेके बनाया, लेकिन हमने कई विधियों का उसके अंदर इस्तेमाल किया, इसीलिए वो क्या बन गई? कृत्रिम हो गई। अदरवाइज बिना इस पर्यावरण के, बिना इस जीवन के, बिना पेड़ पौधों के, बिना मिट्टी के कोई चीज़ निर्मित नहीं होती, है ना। चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे कोई सी भी चीज़ें हों, वो सब प्रकृति से ही आ रहा है, लेकिन प्रकृति सीधे उन्हें उन्हीं तौर पे हमें अवेलेबल नहीं कराती। हम उनको अपने अनुरूप ढाल लेते हैं, अपने अनुसार बना देते हैं, चेंजेस कर देते हैं, वेरिएशन ले आते हैं, बदलाव कर देते हैं। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम बहुलक या मैन मेड या आर्टिफिशियल, है ना, जिसे हम बनाते हैं, तो वो कृत्रिम हो गए। और प्राकृतिक बहुलक क्या हो गए? जो प्रकृति से सीधे प्राप्त किए जाते हैं, जो पेड़ पौधों से ही सीधे मिल जाते हैं,
हाँ ये ज़रूर उनके अंदर भी कुछ वेरिएशन अच्छा बनाने के लिए किया जाता है, अच्छा वर्ड याद रखना, उनको और अच्छा बनाने के लिए उसके अंदर कोई वेरिएशन किया जाता है लेकिन वो प्राकृतिक ही। तो प्राकृतिक बहुलक या नेचुरल बहुलक कौन से हो गए? वो जिन्हें हम सीधे प्रकृति से प्राप्त करते हैं, जिसे सीधे नेचर से प्राप्त करते हैं, सीधे पेड़ों से लेते हैं, उन्हें नेचुरल पॉलीमर या प्राकृतिक पॉलीमर कहते हैं। और कृत्रिम बहुलक या आर्टिफिशियल किसे हो गया? जिसे हम खुद ही बनाते हैं, जिसे हम हमारी विधियों से, लेबोरेटरिकल टेक्निक से उसे निर्मित करते हैं, वो आ गया आपके कृत्रिम बहुलक के अंदर और प्राकृतिक बहुलक के अंदर। अब प्राकृतिक बहुलक क्या होता है उसके उदाहरण लिख लो, जैसे रबर, सेल्यूलोज, स्टार्च, ये सब प्राकृतिक बहुलक है ना। और आर्टिफिशियल कौन से हो गए या मैनमेड कौन से हो गए? जैसे नायलॉन 66, टेरिलीन, रेयॉन, ठीक है। इसके बाद आप पूरा अपन पढ़ेंगे प्लास्टिक, वो थोड़ा अलग से लिख रहा हूँ मैं क्योंकि वो भी एक तरह का बहुलक में ही है, लेकिन पूरा पॉइंट ही प्लास्टिक का अलग दे रखा है। लेकिन मुख्यतः जो तीन आपके दे रखे हैं, नायलॉन 66, टेरिलीन, रेयॉन, ये आपके क्या आ गए? आर्टिफिशियल या मैनमेड पॉलीमर हो गए। और तो अपन रबर, सेल्यूलोज, स्टार्च की बात करते हैं, ये प्राकृतिक बहुलक है। तो अपन अभी जो बात करेंगे वो रबर की बात करेंगे। तो रबर क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है ना। तो प्राकृतिक बहुलक का टॉपिक ले लेते हैं अपन, तो रबर की बात कर लेते हैं। तो रबर के बारे में क्या पढ़ेंगे अपन कि यह एक द्रव के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में? द्रव के रूप में, लिक्विड फॉर्म में। यह एक लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होता है। और लिक्विड फॉर्म में कैसे? लेटेक्स के रूप में। क्या बोलते हैं उसको? लेटेक्स। लेटेक्स के रूप में प्राप्त होता है। और फिर क्या करते हैं, ये जो लेटेक्स के फॉर्म में प्राप्त होता है, लेटेक्स के फॉर्म में प्राप्त होने के बाद क्या होता है कि इसको प्राकृतिक बहुलक के रूप में गिना जाता है। अब इस लेटेक्स को आगे वापस क्या करते हैं? चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? अब ये लेटेक्स जो है वो क्या है? आइसोप्रीन है। और ये प्राकृतिक रबर जो होता है वो क्या होता है? आइसोप्रीन कहलाता है। प्राकृतिक रबर क्या है आपके? आइसोप्रीन होता है। तो आइसोप्रीन बनता कैसे है इसको देखते हैं अपन। तो आइसोप्रीन से प्राकृतिक रबर बनाने का अपन तरीका देख लेते हैं। देखो, तो ये एक फॉर्मूला लिख दिया मैंने। ये क्या है? आइसोप्रीन। चार लाइनों वाला सिस्टम याद रखना, 2 2 4, 2 3 4, 1 2 2 4, ठीक है। अब इस आइसोप्रीन का क्या करते हैं? बहुलीकरण करते हैं। और बहुलीकरण किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया आपको कि बहुत सारे अणु जोड़ के बहुलक बनाते हैं, और उस बहुलक बनाने की जो विधि होती है उसे बहुलीकरण कहते हैं। तो इस आइसोप्रीन से अपने को क्या बनाना है? पॉली आइसोप्रीन। फॉर्मूला यही रहेगा, चेंजेस कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? सिर्फ बॉन्ड हट जाएंगे इसके। क्या किया अपन ने? जो डबल बॉन्ड था यहाँ पे उसको हटा दिया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया और आगे पीछे बॉन्ड लगा दिया ना। तो 2 3 4, 1 2 3, ठीक है। यहाँ क्या कर देंगे? डबल बॉन्ड लगा देंगे इसके साथ। तो 2 3 4, 2 3 4, 3 4 और इसके 4 पे 4 हो गया। इसको बोलेंगे पॉली आइसोप्रीन। और हर बहुलक के आगे क्या कर देंगे? इधर वाला नाम जो होगा उसके आगे पॉली लगा देंगे। पॉली मतलब एक से ज़्यादा। तो ऐसे एक से ज़्यादा कई सारे अणु जुड़ जाएंगे, तो आपके क्या बना देंगे? ऐसा अणु बना देंगे जिसके आगे क्या लगाओ? पॉली। फॉर्मूला सेम है, लेकिन आगे सिर्फ नाम में चेंजेस आ गया। क्या लग गया? पॉली। तो आइसोप्रीन बन गया पॉली आइसोप्रीन, और वो पॉली आइसोप्रीन ही आपका क्या है? रबड़ है। तो इसको और विस्तृत रूप से अपन देखेंगे, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी को पढ़ेंगे तो अगली क्लास जब भी होगी आप थ्योरी के रूप में इसको देखेंगे और आगे कृत्रिम बहुलक की बात करेंगे। तब तक गुड बाय।
Okay, good morning students. Now we again resume with our yesterday's class where we had left, we had studied Pal and Rashtrakoot dynasty. Now we will resume with our Gurjar and Pratihar dynasty. So let's start. This dynasty was founded by Lord named Nagbhat in 1725. As previously I had mentioned, if you can see, all this was Pal dynasty was founded in 1750, Rashtrakoot in 1736, and again Gurjar Pratihar in 1725. So all these three dynasties were approximately contemporary, एक ही समकालीन थे, आसपास का टाइम था. और so this was the reason why, because at that time the whole of India was vacant, पूरा खाली था. तो अब उनको ज़रूरत थी पावरफुल रूलर्स की जो उनको उभर करके आ गए थे, इसीलिए इनके बीच में एक देयर वाज अ कंटिन्यूस ट्रायंगुलर स्ट्रगल बिटवीन पाल डायनेस्टी, राष्ट्रकूट्स एंड प्रतिहार्स. वेरी गुड. सो दिस डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय लॉर्ड नेम नागभट इन 1725. हिज किंगडम स्टार्टेड फ्रॉम गुजरात. हेंस व्हाई नेम गुर्जर? हेंस द नेम ऑफ डायनेस्टी इज गुर्जर प्रतिहार. Nagbhat first was very brave. He successfully confronted the invasions made by Arabians. See, at that time, Punjab, Rajasthan and Punjab is here. Just suppose this is a map of India. Punjab is here. Just below it is Rajasthan, and below that is Gujarat. So, whatever invasions were made at that time, these were the three states which had to face those invasions. So, by Arabians who came from Sindh. Sindh is in today's it is in part of Pakistan. Vatsaraj was the first king of this dynasty, took the title of emperor. इसको अंडरलाइन करना आपको. Vatsaraj son Nagbhat II invaded Ganga Valley in around 1816 and occupied Kannauj of Pal and made its capital. Nagbhat II was defeated by Rashtrakuts, the king Govind III, as it is mentioned here. You can see here. However, their descendants continued to rule upon Kannauj and its surrounding regions till 1018 to 19. Bhoj first, underline this one. Whenever I ask you to underline, these are the important points that can be asked in word markers. Bhoj first was the greatest king of this dynasty and he is known as मिहिर भोज. उसको मिहिर भोज के नाम से जाना जाता है. ही वॉज ग्रैंड सन ऑफ नागभट सेकंड. नागभट सेकंड का वो ग्रैंड सन था. अरेबियन ट्रेडर सुलेमान जो ऊपर आया था विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम. जिसने इसको कहा था ना, अगर आपको याद हो तो, अमोघ वर्ष को, ही वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 4 ग्रेटेस्ट किंग ऑफ दैट टाइम. यही सुलेमान आया था. सो अरेबियन ट्रेडर सुलेमान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम. द नेक्स्ट रूलर was Mahendra Pal, who was the disciple and protector of the great poet Raj Shekhar. Underline करना इसको. The composer of the play Karpur Manjari. इसको underline कर लीजिएगा. Mahendra's son Mahipal was badly defeated by Rashtrakoot king Indra III, just previously mentioned. During Mahipal's reign, the Gurjar Pratihar dynasty began to decline. अब धीरे धीरे कमजोर होने लगी. After him, the other rulers, Bhoj II, Vinayak Pal, Mahendra Pal II, Devpal, Mahipal II and Vijay Pal somehow managed to maintain the rule till 1013. थोड़ा किसी प्रकार से रेजिस्ट करते करते, गिरते पड़ते कह सकते हैं, अपने आप को बचाए रखा. During the time of invasion of Mahmud Ghaznavi, इसको अंडरलाइन करना है, महमूद गजनवी. Rajapal was king of Kannauj. He ran away without confronting. Confronting का मतलब होता है सामना करना. उसने गजनवी का, आपको पहले ही बता दिया था, अरेबियन जो वहाँ सिंध से आते थे, सिंध से होकर के अरेबियन इन्वेजन्स होते थे, ये गजनवी वहीं से आया था. तो विदाउट कन्फ्रंटिंग गजनवी, उसने उसका सामना तक नहीं किया और वो भाग गया. दिस शोज हाउ कावर्ड, कितना वीक था वो. लेटर ही एक्सेप्टेड द सोवरेनिटी ऑफ महमूद, और उसने फिर बाद में महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली. The neighboring Rajput rulers become annoyed by this. राजपूत जितने भी राजा थे वो सब गुस्से हो गए, इससे नाराज हो गए. After Mahmud Ghaznavi had returned back, जब वो वापस चला गया, the Rajput king, क्योंकि राज्यपाल जो था उसने तो किसकी अधीनता स्वीकार कर ली? महमूद गजनवी की. अब महमूद गजनवी हैड नॉट कम टू सेटल डाउन हियर परमानेंटली, वो तो वापस चला गया.
सो बिकॉज ही वेंट बैक, तो जो राजपूत रूलर्स थे अब उसने राज्यपाल से उसका जो डायनेस्टी था वो छीन लिया. सो यू कैन सी हियर द नेबरिंग राजपूत रूलर्स बिकम वेरी एनॉयड बाय दिस. After Mahmud Ghaznavi had returned back, the Rajput kings defeated and killed Rajyapal under the leadership of Chandel king, Gada of Kalinjar, and made Tirochanpal ascended the throne. After the rise of Garhwal Rathod dynasty in Kannauj, the Gurjar Pratihar dynasty was eliminated forever in the second quarter of 11th century. इनको हटाने वाले थे राजपूत. The rulers of this dynasty did not allow the Arabians to advance ahead. और इसके बाद में जो वो आए गढ़वाली, उन्होंने उसको, अब आप now you can see, let me just now this map is clearly visible. Now can you see here is the Pal dynasty. देखिए आप यहाँ देख पा रहे होगे अगर आप, अब मैं इसको थोड़ा zoom कर देता हूँ so that with this pointer I will show you this. Yeah, now you can see this region is ruled by Pal. This whole region is ruled by Gurjar and Pratihal. Okay, now as you can see, this is Sindh Prant, or from there these Arabian invaders came here. Now this is the region of Rashtrakoot. They were always engaged in war or battle with Chol. You can see here. Okay, so these are the three strugglers कि जिनका struggle किससे होता था, Pal, Gurjar and Rashtrakoot. As you can see, there is a triangle formation between three rulers, and this is not about here regions. See, if his dynasty is extended to here, so it was all about the border regions. जो सीमा पर जो उनकी डायनेस्टी के होते थे उसका संघर्ष था. सो दिस इज बेसिकली एज यू कैन सी इन दिस मैप द three rulers who were always engaged in the triangular struggle. Okay, so in next class we will again resume with our next dynasty. You can also see it's a power failure. So hopefully this class I think I should end here and just study the map again and go through Gurjar and Pratihar dynasty. Okay, till then, thank you. गुड मॉर्निंग. आज है भाग 8 यानी कि क्लास 8. अब अभी तक पढ़ चुके हैं हम, गुप्त वंश पढ़ लिए है. उसके बाद कौन सा वंश पढ़े थे? पुष्यभूति वंश, हर्षवर्धन वाला का. अब आते हैं अपन पाल वंश. पाल वंश पहले क्षेत्र देख लो. बंगाल का जो पश्चिमी बंगाल और जो वर्तमान में बांग्लादेश है वो क्षेत्र, वो पूरा क्षेत्र असम के असम को छोड़ दो क्योंकि ऊपर वाला क्षेत्र है जहाँ पर आदिवासी लोग रहते थे. तो ये पूरा बंगाल का जो भाग है वहाँ पर पहले शशांक था जो काल था, उसके बाद आया था पाल वंश. 600 ईस्वी में था. 750 ईस्वी में, अंडरलाइन करेंगे, लगभग 750 ईस्वी में बंगाल में पाल वंश का उद्भव हुआ था और जिसकी स्थापना किसने मानी जाती है? गोपाल. क्या नाम है? गोपाल. गोपाल नामक एक व्यक्ति ने पाल वंश की स्थापना की थी बंगाल में. कब की थी? 750 ईस्वी में. ऐसे छोटे छोटे प्रश्न मैंने पहले ही कहा था. जो शुरू का आपने किताब अगर ध्यान से देखी होगी तो शुरू के जो 4 चैप्टर हैं उन चैप्टर में एक एक लाइन के प्रश्न सर्वाधिक बनते हैं और वो याद भी करने, मैंने पहले ही कहा था, उसकी एक PDF है मेरे पास में, वो मैं बाद में सेंड करवाऊँगा या उसकी फ़ोटोकॉपी जो विद्यालय से मैं प्रोवाइड करवा दूंगा जो भी है. अगर किसी को लगता है कि गुरुजी फास्ट पढ़ा रहे हैं तो भी बोल देना मेरे को, हाँ गुरुजी फास्ट थोड़ा आराम से पढ़ाओ, तो मैं आराम से पढ़ाऊँ. और नहीं समझ में आए तो भी बोल देना. पाल वंश का दूसरा शासक धर्मपाल था. इस वंश का सबसे महान राजा था धर्मपाल, जो सबसे महान. उसने अपना राज्य
कन्नौज तक विस्तृत किया था। देखो हर्षवर्धन का काल था ही था, उसके समाप्ति के बाद छोटे मोटे राजा आते गए, इसने भी कन्नौज जो मुख्य था वहाँ पर अपना राज विस्तार किया। और उसको रोकने वाला कौन था उस समय? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। तो जो अपने राजस्थान के अपन कैसे हैं ये इधर वाले जालोर इस तरफ से लगाकर पूरे कन्नौज तक गुर्जर प्रतिहार का शासक था। ये गुजरात में भी पूरा क्षेत्र आता है। परंतु उस काल में दक्षिण में एक और राज्य था राष्ट्रकूट, उसके भी राजा नर्मदा नदी के ऊपर तक आक्रमण करते थे। इन तीनों के बीच में यानी कि गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट तीनों के मध्य बहुत सारे युद्ध हुए, जिसे त्रिकोण युद्ध भी अपने 8वीं क्लास में था या 7th क्लास में पढ़ चुके हो। त्रिपक्षीय युद्ध जो हुए थे इन तीनों के बीच में हुए थे। कभी पाल वंश के राजा जीते, कभी राष्ट्रकूट के जीते, कभी गुर्जर वाले जीते। और ये सब किसके लिए? ये कन्नौज का क्षेत्र, कन्नौज मगध का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को जीतने के लिए, क्योंकि उस समय मुख्य राजधानी वही थी, मगध, पटना और कन्नौज यही क्षेत्र था जो मुख्य, जिसपे प्रत्येक राजा अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। तो इसमें पढ़ लेते हैं। उसने अपना राज्य कन्नौज तक स्थित किया और प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के साथ हुए ये त्रिकोणात्मक संघर्ष में भी अपने राज्य को सुरक्षित रखा। उसके पुत्र उत्तराधिकारी देवपाल ने भी कई युद्धों में विजय प्राप्त की। वह अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया। पहले इनकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। वहां से ये राजधानी बंगाल लेके गया। कौन लेके गया? अगर ये प्रश्न आ जाता है तो देवपाल। कौन लेके गया? देवपाल। उसकी राज्यसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। देवपाल 810 ईस्वी से 850 ईस्वी के बाद पाल वंश की राज्य शक्ति, शासकों की निर्बलता और गुर्जर प्रतिहार के राजाओं के आक्रमणों के कारण क्षीण होने लगी। 90 राजा महिपाल प्रथम के राज्यकाल में चोल साम्राज्य, ये इंपॉर्टेंट है, अगर कहा जाए कि चोल पाल वंश का अंत किस राजा ने किया है तो यहाँ पर आ जाएंगे अपन। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने लगभग 1023 ईस्वी में गंगा तट के प्रदेशों को जीत लिया और 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश की शक्ति क्षीण होने लगी। मतलब एक प्रकार से उनका राज्य था बड़ा, वो समाप्त हो गया, एक छोटे से राज्य के रूप में सिकुड़ कर रह गया। वो भी धीरे धीरे बाद में समाप्त हो गए। पालवंशी राजा बौद्ध थे, उनके राज्य देखो बौद्ध थे, उनके राज्यकाल में बौद्ध शिक्षा केंद्रों की बड़ी उन्नति हुई। नालंदा तथा विक्रमशिला के प्रसिद्ध महाविहारों को उनका संरक्षण प्राप्त था। प्रसिद्ध ये वही विश्वविद्यालय, अगर भारत में कहें सबसे पुराने तो सबसे पुराना कौन सा था? अपन ने पढ़ा था अफगानिस्तान में तक्षशिला, ठीक है ना। उसकी शक्ति धीरे धीरे इन काल तक आते आते वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। कारण क्योंकि 6ठी शताब्दी में जब मौर्य काल समाप्त हो गया, जो विदेशी आक्रमणकारियों आए थे तो सबसे पहले वो रास्ता तो वही था अफगानिस्तान वाला, तो उस विश्वविद्यालय को खंडित, उनके ऊपर आक्रमण करते थे और उनको पूरा खंडित कर दिया था। और बाद में मुगलों के आक्रमण में मुगल या कह सकते हैं अपन सुल्तान जो मुसलमान थे, उन एक राजाओं का नाम था, वो मुझे याद नहीं आ रहा था, उसने उस पूरी उस तक्षशिला यूनिवर्सिटी को जो महाविद्यालय था उसको जला दिया। और वो उसके अंदर इतनी किताबें थी, उसको जलने वो आग 6 महीने तक जल रही थी, ठीक है ना। 6 महीने तक वो आग जली थी, इतनी सारी किताबें उसके अंदर, पूरा साहित्य था जो पूरा समाप्त कर दिया गया था आक्रमणकारियों द्वारा। बाद में नालंदा और विक्रमशिला जो यूपी और बंगाल में हैं, ये प्रसिद्ध हुए थे। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतीक्षा 10वें पाल राजा नेपाल के राज्यकाल में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वहाँ भी गया और पाल वंशी राजा कला और वास्तुकला के प्रेमी थे। इन्होंने दीमान तथा विटपाल जैसे महान शिल्पियों को संरक्षण दिया था। ये अंडरलाइन कर देना, कह सकते हैं कि किस काल के प्रश्न बन जाता है कि दीमान तथा विटपाल किस काल के शिल्पी थे, तो अपन कह सकते हैं पाल वंश के, पाल राजाओं के शिल्पी थे। पाल युग के अनेक जलाशय दीनापुर जिले में अभी भी बचे हुए हैं। जलाशय मतलब जहाज, क्योंकि ये पाल वंश बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र था और वहाँ पर पूरा समुद्र के किनारे ही ये राज्य है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर पाल वंश समाप्त हो गया।
850 से शुरू होकर 1023 तक, जहाँ चोल साम्राज्य के राजेंद्र द्वितीय प्रथम, राजेंद्र प्रथम था, द्वितीय भी है पर अब इसमें राजेंद्र प्रथम ने इस राज्य को समाप्त कर दिया। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश। इस राजवंश की स्थापना अंडरलाइन करेंगे, दती दुर्ग 736 ईस्वी में की थी। इसने नासिक को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश में 14 शासक हुए, अंडरलाइन करना, इस वंश में 14 शासक हुए थे। दती दुर्ग वातापी के चालुक्य के अधीन सामंत था। देखो ये ध्यान रखना, ये जो राष्ट्रकूट के शासक थे, इसमें दती दुर्ग जो वातापी के चालुक्य शासक थे, चालुक्य वंश अपन पढ़ चुके हैं, तो उसमें इनके अधीन सामंत था। इसने क्या किया, अंतिम चालुक्य शासक कीर्ति वर्मा द्वितीय, अंडरलाइन करेंगे, कीर्ति वर्मा द्वितीय को पराजित कर दक्षिण में चालुक्य की सत्ता समाप्त कर दी। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया, जो इस राष्ट्रकूट के शासक में ही एक था। ये अंडरलाइन, ये प्रश्न आ जाता है, ये बीच में ऐसे लाइन दे रखी, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ जाता है, नोट्स की तरह ही है कि कृष्ण प्रथम ने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। तो अपन कह सकते हैं अजंता एलोरा है, उसके अंदर एक कैलाशनाथ का मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया, तो कृष्ण प्रथम ने। अगर यूं प्रश्न पूछ ले कि किस वंश के राजा ने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया, तो हुए हैं राष्ट्रकूट वंश का शासक। इस वंश के चौथे शासक ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। पांचवें शासक गोविंद तृतीय, ये प्रमुख था, ठीक है ना। इस राजाओं में अगर कहें तो गोविंद तृतीय का नाम अधिकतर आता है, जिसने गुर्जर शासक प्रतिहार नागभट्ट द्वितीय और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था। कौन से युद्ध में, त्रिपक्षीय युद्ध में जब हुआ था, गुर्जर पाल और राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था, जिसमें गोविंद तृतीय ने इन दोनों शासकों के राजाओं को पराजित किया था और कन्नौज और मगध वाले राज्य पर अपना अधिकार प्राप्त किया था। उसने राष्ट्रकूटों के साम्राज्य को मालव प्रदेश से कांची तक विस्तृत कर दिया। छठा शासक अमोद वर्ष शांति प्रिय शासक, जिसने लगभग 64 वर्षों तक राज्य किया, उसी ने मान्यखेत, एक मिनट, जो वर्तमान में मालखेड़ के नाम से को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाई, ठीक है ना। अरब यात्री, अंडरलाइन करेंगे, अरब यात्री सुलेमान ने अमोघ वर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की थी। क्यों की थी, क्योंकि इसका काल सबसे लंबा था, 64 वर्ष तक इसने शासक किया था। जब प्रत्येक किसी वंश का शासक होता है बड़ा लंबा चौड़ा, प्रत्येक 40 वर्ष 50 वर्ष किसी राजाओं का शासक होता है, ठीक है, परंतु इसका शासक काल कितना था, 64 वर्ष तक इसका शासन था। कृष्ण द्वितीय तथा इंद्र तृतीय ने कन्नौज के तत्कालीन शासक महिपाल को पराजित करके भागने में विवश कर दिया था। इनके शासकों ने भी उस त्रिपक्षीय युद्ध में और भी हराया था। 12वें शासक कृष्ण तृतीय ने शासक काल में राष्ट्रकूटों का दक्षिण में चोल शासकों ने एक दीर्घकालीन संघर्ष प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रकूटों का दक्षिण में चोल शासक थे ही थे, उनके मध्य में युद्ध प्रारंभ हो गया था। राष्ट्रकूटों का पराभव कल्याणी के चालुक्यों द्वारा हुआ था। अब देखो पूरी फिल्मी स्टोरी जैसा है कि इन राष्ट्रकूटों ने चालुक्य के शासक को, राजा थे वापे के, उनको हराकर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। फिर चालुक्य ही इतने साल शासक करने के बाद चालुक्य ही शासक के कल्याणी के चालुक्यों ने इनका ही वापस शासक समाप्त कर दिया। चालुक्य शासक ये अंडरलाइन करेंगे, टेलप ने 973 ईस्वी में इस वंश के कर्क द्वितीय को पराजित करके माल्यखेत पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रकूट शासक वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे, उन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण किया। संस्कृत एवं कन्नड़ साहित्य के पोषक थे। अरबों ने इस वंश के शासकों को बलहरा यानी बलराज संबोधित किया। ये शासक यहाँ से वही स्टोरी है। अपन ने जैसे यहाँ पर एक इस जगह पढ़ा था, यही है। दती दुर्ग वापी ने चालुक्य के अधीन सामंत था, पर अंतिम चालुक्य शासक कीर्ति वर्मा द्वितीय को पराजित करके दक्षिण में चालुक्य की सत्ता स्थापित मतलब चालुक्य की सत्ता समाप्त कर दी।
किसने? राष्ट्रकूट ने। और राष्ट्रकूट के ही अंतिम शासक ने ही, अंतिम शासक चालुक्य के शासकों ने ही फिर राष्ट्रकूट के वंश का अंत कर दिया। तो ये आज हो गया हमारा पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, धन्यवाद।